Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 40, second year mathematics, chapter number 7, vectors. And today's topic is dot and scalar product. We are doing exercise 7.3 and today's learning outcomes are the students will be able to express dot product in terms of its components, and also they will able to use dot product to find the angle between two vectors, and also they will be able to find the projection of a vector along another vector. Okay, so these are the learning outcomes. Now we will start our lectures. Today's question is, what is dot or scalar product? जैसे कि लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा कि डॉट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसको रिकॉल करें आप। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या है, आपके पास दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम उनके मैग्नीट्यूड्स का आंसर और इनके दरमियान जो एंगल होता है उसका कॉस अगर लेते हैं तो ये बेसिकली जो रिजल्ट होता है ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कहलाता है टू वेक्टर्स के दरमियान। और बेसिकली इसको हम स्केलर प्रोडक्ट्स लिए कहते हैं कि जो आपके पास ये आंसर आता है ये वैल्यू आती है जस्ट, इसमें आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो दिस इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। सो दिस इज अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट्स हमने ये भी देखा था कल कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें जो दो वेक्टर्स होते हैं उसमें जो एंगल होता है थीटा वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो आपके पास 0 से लेके 180 तक होता है, ये हमने लास्ट डिस्कस किया। और जो आपके पास जो दोनों वेक्टर्स होते हैं वो इनिशियल पॉइंट उनका सेम होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद जो हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव होता है, हमने देखा बिकॉज क्योंकि कॉस जो है आपके पास वो आपके पास माइनस थीटा भी थीटा के इक्वल होता है, तो इसलिए जब हम इसका रिजल्ट लेते हैं कि अगर हम v से w की तरफ जाएं या w से v की तरफ जाएं तो थीटा की जो आपके पास नेगेटिव साइन है और कॉस उस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं। एंड आल्सो ये भी हमने कल देखा कि अगर आपके पास सेम यूनिट वेक्टर्स है उनका दरमियान डॉट प्रोडक्ट वो 1 के बराबर होता है, बिकॉज जो आपके पास सेम यूनिट वेक्टर है इनका जो एंगल होगा बेसिकली के दरमियान वो थीटा 0 होगा और कॉस 0 जो होता है 1 के बराबर होता है। तो ये इसके आप जो जब भी आप सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसका आंसर 1। सिमिलरली जब आप डिफरेंट जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं आई डॉट जे, जे डॉट आई या के डॉट आई, तो इनका आंसर हमेशा 0 आएगा बिकॉज ये आपके पास दीज आर यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द एंगल बिटवीन देम इज ऑलवेज 90 और cos 90 आपके पास 0 होता है। इसलिए हमेशा आपके पास जब डिफरेंट आपके पास यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं डिफरेंट एक्सिस के तो उसका आंसर 0 पे इक्वल होता है। ये चीज़ें कुछ लास्ट लेक्चर से थी बेटा। हम देख रहे हैं अब कंपोनेंट फॉर्म के अंदर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ये चीज़ें कल हमने कुछ देखी थी, दोबारा हम इसको डिटेल में देखने जा रहे हैं कि आपके पास एक वेक्टर u है, वो कंपोनेंट्स के क्या है आई a1 आई b1 j और c1 के, और v वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स a2 आई b2 j और c2 के हैं, और ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव ला हम क्या करते हैं u डॉट v मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे आप मल्टीप्लाइकेशन करते हैं अलजेब्रा के अंदर उस तरह मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म इससे मल्टीप्लाई, देन ये आपके पास फर्स्ट टर्म इसके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई और इसकी फर्स्ट टर्म थर्ड से मल्टीप्लाई। ओके बेटा, a1 a2 a1 b2 और साथ देख रहे हैं जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी इनका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। बेसिकली वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आता है, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर जस्ट मल्टीप्लाई होंगे, और जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन जो वेक्टर्स हैं तो आई इंटू जे और आई इंटू के, ये आपके पास फर्स्ट जो आपके पास कंपोनेंट था वो तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सेकेंडली आपके पास इसका सेकंड कंपोनेंट तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये b1 एक नंबर है तो b1 a2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट इनके वेक्टर्स के दरमियान आएगा b1 b2 j डॉट j और b1 c2 j डॉट k। सिमिलरली थर्ड कंपोनेंट तीनों से मल्टीप्लाई होगा, c1 a2 ये आपके पास एक नंबर आएगा k डॉट i, c1 b2 k डॉट j और c1 c2 k डॉट k। मतलब कि जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास वेक्टर्स के दरमियान में, और आपको पता है आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के आंसर 1 है, इसका मतलब ये वाला आपके पास रिजल्ट ये 1 आ जाएगा आई डॉट आई की जगह, और a1 a2 आपके पास बच जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास जो है b1 b2 जे डॉट जे ये आपके पास 1 आएगा, ये आपके पास फर्स्ट दिस वन और आपके पास ये लास्ट वन c1 c2 k डॉट k1 आएगा, तो ये आपके पास ये तीनों आपके पास एक जो है यूनिट वेक्टर जो है 1 आंसर दे दिया। अब आप ये देखें आई डॉट जे हो गया, आई डॉट के हो गया, जे डॉट के हो गया, जो भी डिफरेंट आपके पास यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका आंसर हमेशा क्या होता है 0, तो ये सारी टर्म्स एलिमिनेट हो गई, ये आपके पास ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी सारी, तो आपके पास क्या रह गई सिर्फ जस्ट ये 3 टर्म्स रह गई, और उसमें भी आपके पास जो वेक्टर्स थे उनका आंसर 1 आ गया, जस्ट नंबर्स आपके पास बच गए। मीन्स जो फर्स्ट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसका वाई कंपोनेंट इसके वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई और इसका जी कंपोनेंट जी, तो ये आपके पास जो वेक्टर प्लेन के अंदर है
उसका डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्म के अंदर आपके पास आ गया। Hence the dot product of two vectors is the sum of the product of their corresponding components। मतलब डायरेक्टली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है, कंपोनेंट से मल्टीप्लाई प्लस y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई प्लस z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, और सर का आंसर को सम कर दें तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इक्विवेलेंस ऑफ टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैज बीन प्रूव्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है, वो आपको बात कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं बेसिकली इसको कैसे हमने फर्दर जो है इक्विवेलेंस किया है, इसको बराबर किया। कहता है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स u and v is determined from the definition of dot product। कहता है कि हमने देखना चाह रहे हैं कि एंगल फाइंड करना है आपने, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में देखा था, अब इसको डिटेल में देख रहे हैं कि आपके पास दो वेक्टर्स u और v है, इनके दरमियान एंगल फाइंड करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है, आपको पता है u डॉट v किसके बराबर होता है, u का मैग्नीट्यूड v का और cos ऑफ थीटा। अब आप इस cos थीटा को फाइंड करना चाहते हैं, तो cos थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड दोनों साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो u डॉट v और बेसिकली u का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड, और थीटा आपको पता है इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 180 तक है, और 0 और 180 भी शामिल है। अब आपके पास लेट करें, आपके पास ये दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म के अंदर इस तरह है। तो बेसिकली मुझे u डॉट v फाइंड करना है। अभी लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने u डॉट v फाइंड किया था, वो बेसिकली क्या था, जस्ट आपके पास क्या है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। उसका मतलब है जो u डॉट v का आंसर है वो ये आ जाएगा, और u का मैग्नीट्यूड आपको पता है वो क्या है, आपके पास जो तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर और उनको ऐड करके स्क्वायर रूट, और v का मैग्नीट्यूड क्या है, आपके पास जो से कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट। तो बेसिकली cos थीटा क्या होगा, हमेशा आपके पास ऊपर उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपके पास फाइंड हो जाएगा, और ये cos ऑफ एंगल है। अगर आपने खाली एंगल फाइंड करना तो आप उसके वैल्यू को आप cos इनवर्स ले लेंगे उसका, तो आपके पास वो पर्टिकुलर एंगल आ जाएगा जो वो दो वेक्टर्स बना रहे हैं आपस में। ये बेसिकली आगे फर्दर उसको दिखाया गया आपको। बेसिकली अगर आपने उसको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है कि मैग्नीट्यूड की जगह अगर आपने बेसिकली मैग्नीट्यूड u का इसके इक्वल है, मतलब कि अगर हमने उसको फार्मूले के फॉर्म में लिखा और v का मैग्नीट्यूड इस फॉर्म के अंदर है, और जो आपके पास u डॉट v है उसका आंसर आपके इस फॉर्म के अंदर, तो बेसिकली उसको कंपोनेंट्स फॉर्म के अंदर उसने शो किया हुआ है। और इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बताइए, अगर आप थीटा जीरो हो आपके पास, मतलब जैसे i डॉट i होता है, इसका मतलब क्या है, तो हम इसको ओपन करते हैं, i का मैग्नीट्यूड इंटू i का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा जीरो। तो बेसिकली क्या है, cos ऑफ जीरो क्या है, ये क्या शो करता है कि जब आपके पास आंसर जीरो आए, थीटा जीरो है और पाई आ जाए 180 का मतलब भी आपके पास क्या है कि उसका आंसर भी आपके पास जीरो, आपके पास 1 आता है cos 180। द वेक्टर्स u एंड v आर कोलिनियर, मतलब कि वो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। जब भी एंगल थीटा जीरो होगा या पाई होगा तो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर। और कोलिनियर क्या होते हैं, दो वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस, मतलब कि आपके पास इसी तरह एक सेम लाइन के ऊपर मौजूद है दो वेक्टर, मतलब एक लाइन ये है आपके पास, इस पे एक वेक्टर ये मौजूद है और अगेन इसी पे आगे एक और वेक्टर मौजूद है, तो वो सेम लाइन पे मौजूद हो या पैरेलल लाइन से मौजूद हो। इस तरह के वेक्टर जो हैं, लेट करें ये दो लाइंस है, एक वेक्टर यहाँ मौजूद है, एक वेक्टर ये मौजूद है, तो इनके दरमियान बेसिकली एंगल जो है वो बेसिकली जीरो है। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके पास वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान एंगल जीरो होता है और वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो कब पॉसिबल है, जब एंगल जीरो हो। और अगर एंगल 90 हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्थोगोनल केस में अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 है तो वो क्या है, हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, और वो क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के। तो ये कुछ चीजें हमने कल डिस्कस की थी, आज मजीद उसको फर्दर हमने देख लिया। आज जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटा हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अदर वेक्टर, मतलब कि एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे पे हमने कैसे फाइंड करनी है। कहता है इन मैनी फिजिकल एप्लीकेशन इट इज रिक्वायर्ड टू नो हाउ मच अ वेक्टर इज अप्लाइड अलोंग अ गिवन डायरेक्शन, मतलब कि एक वेक्टर दूसरे पे कितनी डायरेक्शन में आपके पास वो अप्लाई हो रहा है। फॉर दिस पर्पस वी फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर। अब आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, u आपके पास एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस और एक v आपके पास इस तरह आपके पास ये वेक्टर है, और ये दोनों आपके पास जब उसका हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं बेसिकली, तो ये दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या है, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है दोनों। इसको आपने u का नाम दिया, इसको v का दिया। कहता है थीटा इज एंगल बिटवीन देम, आपके पास जो थीटा है वो आपके पास जीरो से और पाई के, मतलब जीरो के बराबर और पाई के बराबर है, इनके दरमियान आपके पास की रेंज है। और आपके पास जो ओ ए वेक्टर उसको u से रिप्रेजेंट किया और ओ बी को आपने v से रिप्रेजेंट किया। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कि v की प्रोजेक्शन जो है बेसिकली कि v की प्रोजेक्शन इज u के अलोंग, उसने यहाँ दिखाई हुई है कि वो ये बेसिकली ये प्रोजेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक OM, और OM को शो किया हुआ है, और OM की वैल्यू उसने क्या ली हुई है, ये कि v का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अभी हम ये देखना जा रहे हैं कि ये बेसिकली कैसे फाइंड किया हुआ उसने, कि ये v के जो हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन अलोंग u की ये कैसे फाइंड की हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेटा इसको। जी कहता है कि बेसिकली इसमें आप देखें ड्रॉ परपेंडिकुलर, बी एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ
ओ ए पे। हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन की है कि हमने बी एम ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, जो आपके पास ओ ए एक वेक्टर था उसके ऊपर, ठीक है बेटा, और उसने जो है ओ ए को पॉइंट एम पे टच किया है तो हमने उसको एम का नाम दे दिया। और आप देखें जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसका मतलब क्या है, ये एंगल जो है ओ ए के साथ क्या बनाएगा, 90 एंगल बनाएगा। तो ये 90 एंगल आपके पास शो हो रहा है। अब क्या कहता है कि जो ओ एम आपने निकाला, ये जो ओ एम निकला, ये ओ और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये बेसिकली क्या है, इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू। मतलब कि जो ऊपर वाला वेक्टर है इसकी प्रोजेक्शन है अलोंग यू, नीचे वाले वेक्टर के अलोंग, ठीक है बेटा। कि आपने बेसिकली परपेंडिकुलर इस वेक्टर से नीचे आपने जो है वो यहाँ पे बनाया है। तो बेसिकली क्या है, इस वेक्टर जो ऊपर वाला वेक्टर है v, इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे, ये जो u के अलोंग ये ओ एम जो है बेसिकली ये इसकी प्रोजेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, अब हम देखना चाह रहे हैं ये ओ एम बेसिकली इसको हमने प्रोजेक्शन का नाम दिया है, ये प्रोजेक्शन इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। कहता है अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल थीटा है, अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करना चाहूँ तो कॉस क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है आपके पास, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल की यहाँ एम तक, तो इसका मतलब है ये ओ एम डिवाइडेड बाई ओ बी, तो आपके पास ओ एम डिवाइडेड बाई ओ बी ये कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और हमें ओ एम की वैल्यू चाहिए तो ओ बी जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ओ बी इंटू कॉस थीटा। अब ओ बी क्या है, बेसिकली ओ बी वेक्टर वी है आपके पास, ओके। इसका मतलब है वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड, मतलब कि वी की वैल्यू चाहिए ना मुझे आपके पास, तो ये वी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा आपके पास, ये ओ बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये साथ आपके पास क्या आ गया, कॉस ऑफ थीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास फार्मूला था u डॉट v, वो क्या था, u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। यहाँ से बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस cos थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ फाइंड करके मैंने इसमें पुट करनी है। तो बेसिकली cos थीटा की वैल्यू क्या है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन भी किए हैं, कि वो आपके पास है u डॉट v डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड, मतलब कि हम cos थीटा इस तरह हम जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस cos थीटा की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट करने लगा बेटा, ठीक है, बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन। तो आपके पास ये ओ एम आपके पास लेफ्ट साइड पे आपके पास मौजूद है, कि आप ओ एम की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ये आपके पास यहाँ वी का मैग्नीट्यूड मौजूद था, वो वी का मैग्नीट्यूड आ गया, इस cos थीटा की जगह मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी सारी। अब ये वी और वी नीचे भी मौजूद है, मैग्नीट्यूड दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, यू डॉट वी डिवाइडेड बाई यू मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है, ओ एम। ओ एम को आपने क्या कहा था, ओ एम को आपने कहा था इस प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू, मतलब कि ये बेसिकली ओ एम क्या शो कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू, कि इसकी प्रोजेक्शन वी अलोंग यू जो है, ये जो आपके पास ओ एम है, ये कैसे फाइंड करना है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मतलब जो भी वेक्टर्स गिवन होंगे ऊपर हमेशा इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा, वी डॉट यू जो आप फाइंड करते हैं, यू डॉट वी आपके पास ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, जिसके अलोंग आपके पास प्रोजेक्शन होगी, अलोंग यू प्रोजेक्शन है तो यू के मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे आप, ठीक है बेटा। जिस वेक्टर के अलोंग आपके पास प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड करना है। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी करना है, तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही आएगा इन दोनों का, यू डॉट वी आपके पास आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी है तो वी के ही अलोंग है, तो बेसिकली वी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करेंगे। तो इस फार्मूले से बेसिकली आप किसी भी दो वेक्टर्स की प्रोजेक्शन अलोंग दूसरे वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं। ऊपर आपके पास हमेशा उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आएगा, और डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना आता है, बेसिकली इनके कंपोनेंट्स को जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और नीचे क्या होगा, जिस वेक्टर के अलोंग आप मालूम करना चाह रहे हैं प्रोजेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे इस आंसर को, तो आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर अलोंग दूसरे वेक्टर आप फाइंड कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्शन थी जो हमने यूज करने इस चीज को अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ भी एक्सप्लेन किया गया, बेसिकली देखें कि आपके पास अगर एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर आपके पास, इस वेक्टर ये एक वेक्टर है, इसकी प्रोजेक्शन अगर आप देखें नीचे तो बेसिकली वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये बेसिकली बी के अलोंग इसकी एक ही प्रोजेक्शन है। और इसको इस तरह समझा रहा है कि बेसिकली आपके पास अगर एक चीज है, लाइक शाइनिंग अ लाइट टू सी वेयर द शैडो, मतलब कि अगर आप ऊपर से आप एक लाइट आप इससे पास करें तो बेसिकली इसका शेडो क्या होगा, जो यहाँ इस वेक्टर नीचे तक यहाँ तक का बेसिकली कवर डिस्टेंस होगा, तो ये इसका शेडो है। तो यही प्रोजेक्शन हम देखना चाह रहे हैं कि ऊपर वाले की प्रोजेक्शन नीचे वाला वेक्टर कहाँ तक बेसिकली उसकी प्रोजेक्शन बन रही है, कहाँ तक शेडो बन रहा है। तो वो इस टार्च से एग्जांपल दे रहा है कि अगर मैं टार्च में ऊपर से बेसिकली इस पर लाइट थ्रो करूँ तो इसकी जो शेडो बनेगा इसका वो यहाँ तक शेडो बनेगा, और यही वो चीज़ है जिसको मैं प्रोजेक्शन कह रहा हूँ। और वो हमने देखा कैसे फाइंड करनी है, वो लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 बेटा आज क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 6 करना ये हमारा टारगेट है। जो हमने कुछ चीज़ें आज पढ़ी हमको हमने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, जो हमने लास्ट जो हमारा रह गया, तो वो हम देख रहे हैं वो क्या क्वेश्चन
कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, मतलब कि ए अलोंग बी दो वेक्टर्स अब आपको हमने यू और बी पढ़े हैं, यहाँ पे वो ए और वेक्टर बी का नाम दिया हुआ है, और आल्सो बी अलोंग ए मालूम करना, मतलब हमने ए अलोंग बी भी करना और बी अलोंग ए भी करना। अब आपने यू डॉट वी का आपने देखा कि प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी, अगर हमने देखा अलोंग वी देखा हमने, तो इसको आप रिकॉल कर लें कि यू अलोंग वी क्या था। अब ऊपर आपके पास डॉट प्रोडक्ट ही आएगा यू डॉट वी, और अलोंग अगर वी मालूम कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या है, नीचे वी के मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड करूंगा। और अगर अगर आप करेंगे वी अलोंग यू करना चाहते हैं तो अलोंग यू करना चाहते हैं तो आपके पास ऊपर यू डॉट वी आएगा और नीचे यू का मैग्नीट्यूड आएगा। अब इस केस में क्या आपके पास वेक्टर्स ए और बी हैं, तो मैंने क्या किया पहले, ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बेसिकली क्या है, ए डॉट बी दोनों का प्रोडक्ट, और मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए और नीचे बी के अलोंग है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। तो आप इसके अलोंग देखें तो बी का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, और अगर मैं बी अलोंग ए करूंगा तो बेसिकली ए का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, और ऊपर डॉट प्रोडक्ट वही जो आपने एक फाइंड किया वही आप यूज करेंगे। तो इसका मतलब है अगर दोनों मैंने प्रोजेक्शन मालूम करनी, दोनों का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए पहले, तो मैं ये दोनों पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ और ए डॉट बी फाइंड कर लेता हूँ, फिर इस फार्मूले में वैल्यू यूज कर लूंगा मैं। ठीक है बेटा, तो पहले आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है, ए वेक्टर दिया हुआ है बी, तो इसका ए का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया बाय यूजिंग द कंपोनेंट्स का स्केयर लेके आपको स्क्वायर रूट 2 पर, और आपका बी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया वो भी स्क्वायर रूट 2 आ गया आपके पास, और ए डॉट बी फाइंड कर रहे हैं आप। ठीक है, इसके कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट को उसके मल्टीप्लाई करें। अब इसमें बी में एक्स कंपोनेंट नहीं है बेटा आपके पास, तो ये 1 इंटू आपके पास ये एज इट इज 1 इंटू जीरो आपके पास कंपोनेंट आ जाएगा, इसको एक्स कंपोनेंट जीरो तो 1 इंटू जीरो आ जाएगा। अब इसका बी कंपोनेंट, इसमें बी कंपोनेंट नहीं है, जो आपके पास वाई का कंपोनेंट है उसमें है, तो जीरो इंटू जे आपके पास ये भी जीरो आ गया। इसका के कंपोनेंट से के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, जी कंपोनेंट तो माइनस वन इंटू वन, तो आपके पास माइनस वन, तो इसको जो बेसिकली ए डॉट बी है वो माइनस वन आ रहा है। इसको दोबारा देखें, जो पहले वेक्टर में आपके पास है वो एक्स कंपोनेंट है, लेकिन दूसरे में एक्स कंपोनेंट नहीं है, वो जीरो है। ठीक है बेटा, तो 1 इंटू जीरो आपके पास वो जीरो आ गया। सिर्फ फर्स्ट वेक्टर में जो वाई कंपोनेंट नहीं है, दूसरे में वाई कंपोनेंट है, तो जीरो इंटू समथिंग अगेन जीरो, और दोनों में जी कंपोनेंट है, तो जी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप उसमें आपके पास माइनस वन आएगा, तो ए डॉट बी जो आपके पास आया वो क्या है आपके पास, माइनस वन आया। ओके बेटा, तो इस तरह ए और बी का मैग्नीट्यूड भी है, तो जब आप प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी करेंगे तो आप ए डॉट बी रिजल्ट ऊपर और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन ए डॉट बी का रिजल्ट है, और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली बी अलोंग ए करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड भी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो माइनस वन ऊपर आपके पास ए डॉट बी है जो आपने फाइंड किया ये, और आपने ए के मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और ये प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। इसका मतलब है बी वेक्टर ऊपर है और इसका प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं नीचे, ये मतलब बी वेक्टर ये पड़ा हुआ है और इसका प्रोजेक्शन नीचे देख रहे हैं अलोंग ए देख रहे हैं। और जब आप बात करते हैं ए अलोंग बी, इसका मतलब है ए वेक्टर ऊपर पड़ा हुआ है और इसका प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं जो वेक्टर बी नीचे मौजूद है, और यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं ऊपर वाले वेक्टर ए का। तो ये इसका बेसिकली प्रोजेक्शन फाइंड करने का मेथड है। सीधे सेकंड आपने देख लेना है बेटा पार्ट इसका, जो हमने मेथड अभी यूज किया है, जो फार्मूला यूज किया सेम फार्मूला यूज करते हुए आपने सेकंड पार्ट कर लेना है बेटा। ये सेकंड पार्ट गिवन है बेटा आपके पास, इसको आपने देखना है। जिसमें भी आप ए प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड करेंगे, मतलब कि बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ए डॉट बी फाइंड करेंगे, और बी अलोंग ए में आप ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और ए डॉट बी आपने जो फाइंड किया होगा वही वैल्यू यूज करेंगे। तो सिमिलर टू प्रीवियस जो पार्ट हमने किया था वैसे ही करेंगे आप बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू नंबर जी, हमारे पास एक नंबर जी है जो हमने फाइंड करना है, अननोन वैल्यू है। सो दैट ट्राइंगल विद वर्टेक्स, आपके तीन वर्टेक्स दिए हुए ट्राइंगल के ए बी और सी, और सी में जो ये जी जो आपके पास अननोन है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट सी, और इसने कह दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं तीनों, और उसने ये भी बता दिया कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, सी पॉइंट पे, ये सी वर्टेक्स पर आपके पास 90 का एंगल बन रहा है। ओके बेटा, तो अब राइट एंगल है तो इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर आपके पास, क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली जो वेक्टर होते हैं दो जिनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेना होता है उसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो बेसिकली यहाँ ये जो सी पॉइंट है इस पर 90 का एंगल बन रहा है, तो हम बेसिकली इसको इनिशियल पॉइंट लेंगे, तो ये मैं एक वेक्टर लूंगा आपके पास ये सी बी बेसिकली, और ये सी ए, इसका मतलब है ये दोनों जो आपके पास वेक्टर हैं, सी ए जो वेक्टर आपके पास है वो किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है सी बी के। और सी क्यों लिया है बेटा पहले, क्योंकि आपको पता है कि दोनों वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो ये 90 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है जब 90 का एंगल बन रहा है इसका मतलब है
ये जो सी ए अगर मैं डॉट ले लूँ, सी ए डॉट सी बी, उसका आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो मैं ये इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए मैं जो अननोन जी है वो फाइंड कर लूंगा। ठीक है बेटा, कि मैं सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आपने पहले क्या किया, जो सी ए वेक्टर फाइंड किया, सी ए वेक्टर फाइंड करने का मेथड हमें आता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये फाइंड किया आपने, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उसको आपने माइनस किया तो आपके पास ये वेक्टर आ गया। सिमिलरली सी बी कैसे फाइंड करेंगे आप, ये सी बी वेक्टर ये फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो आप ये फाइंड किया तो आपके पास ये दोनों वेक्टर्स आ गए। ओके बेटा, पहले वेक्टर फाइंड कर लिए। अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एज सी इज, सी का जो आपके पास राइट एंगल बन रहा है सी पे 90 एंगल, तो सी ए परपेंडिकुलर टू सी बी है, देयरफॉर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0, क्योंकि आपके पास दोनों परपेंडिकुलर है। तो आप डॉट प्रोडक्ट लेने इनका, ये आपने सी ए वेक्टर डिफाइन किया, ये लिखा आपने, ये डॉट, और आपके पास ये सी बी। तो आप जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लाई -1 इंटू 2 आ गया, -3 इंटू आपके पास -3, और जे पार्ट नहीं है तो 0 आ गया आपके पास, जो वाई पार्ट वाई कंपोनेंट 0 है ये आ गया, और जी कंपोनेंट -z इंटू 1 -z ये आपके पास आ गया। तो जे कंपोनेंट आपके पास वाई कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 हो गया, तो ये -2, और ये z मल्टीप्लाई इससे होगा तो -z प्लस जी स्क्र और इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास जी स्क्र -2 प्लस जी -2, और जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास जी स्क्र माइनस जी -2, उसको आपने जी इसको फैक्टराइज किया तो ये बन गया। ओके बेटा, तो यहाँ से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक में जब सॉल्व किया हमने तो हमारे पास क्या आएंगे, जी की 2 वैल्यूज आएंगी, तो ये यहाँ फैक्टराइज किया इसको हमने बेटा, तो यहाँ से हमने कॉमन जो है, पहले में से कॉमन z आ रहा, दूसरे में से कॉमन 1 आ रहा, तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आ गए, z -2 और z +1। जब इनको दोनों को इक्वल टू 0 किया आपने तो आपके पास z की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू -1 आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लास्ट में सॉल्व किया, उसको फैक्टराइज किया। जो मेन चीज ये थी कि बेसिकली सी पॉइंट पे आपका 90 का एंगल है, तो और दूसरा सेकंड ये था कि सी बी और सी ए क्यों लिया है, क्योंकि जब आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है तो बेसिकली दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो इनिशियल पॉइंट सी इसलिए लिया क्योंकि इस पर 90 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है जो वेक्टर सी बी है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी ए के, तो इनका मतलब है इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट वो 0 के बराबर होगा। तो इसमें ये मेन चीज थी जो बेसिकली आप लोगों को क्लियर करनी थी। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपके पास क्या है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको कि आपके पास जो वेक्टर है वो एक वेक्टर v है, वो फाइंड करना है। ठीक है बेटा, हमने फाइंड करना है इस वेक्टर को, तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि v डॉट आई 0 के बराबर है, v डॉट जे भी 0 के बराबर है और v डॉट के भी 0 के बराबर है, और फाइंड v, हमें वेक्टर v फाइंड करना है इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए। लेट कर लेते हैं जो v वेक्टर है हमारे पास, क्योंकि तीन आपके पास वो गिवन है यूनिट वेक्टर्स i j और k, तो इसका मतलब है ये वेक्टर स्पेस में होगा, तो हम क्या कहते हैं a1 i, a2 j और a3 k, ये एक वेक्टर है। आप इसको x1 x i y j और z k भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने तीन जो है इसको वेक्टर एक स्पेस में आपने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया कि वो बेसिकली इस तरह का है। आप पहली इन्फॉर्मेशन यूज करें वो क्या आपके पास कि v डॉट आई इज इक्वल टू 0 है, तो आपने वेक्टर लिखा v पूरा और i डॉट आई लिखा। अब आपको पता है कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कंपोनेंट 1 है तो a1 इंटू 1 a1 आ गया आपके पास, और i इंटू आई, और आपको पता है i इंटू 1 i 1 हो जाता है। और बाकी जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास j इंटू आई आ जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई k इंटू आई, और ये बाकी टर्म्स आपको पता है j इंटू आई k इंटू आई सारे 0 हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ a1 रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि i इंटू आई 1 के बराबर होता है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, a1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। सिमिलरली जब v डॉट j करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, पूरा वेक्टर v आपके पास और साथ j, जब पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट j ये 0 हो जाएगा, सेकंड को a2 को जब इससे करेंगे तो a2 मल्टीप्लाई 1 a2 आ जाएगा, और j डॉट j ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है जब आप सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, a2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज i डॉट j और k डॉट j ये दोनों 0 हो जाएंगे। सिमिलरली v डॉट k इज इक्वल टू 0 है, तो v वेक्टर लिखा आपने डॉट k, i डॉट k ये भी 0, j डॉट k ये भी 0, एंड k डॉट k ये 1 आ जाएगा, तो इसके साथ क्या कंपोनेंट है a3, इसका मतलब है यहाँ से क्या आ जाएगा a3 0। अब आपने क्या वेक्टर आपने लेट किया था, आपने सपोज किया था ये वेक्टर a1 a2 और a3 है। अब आपके पास तीनों वैल्यूज क्या आई हैं, a1 की वैल्यू भी 0, a2 की वैल्यू भी 0 और a3 की वैल्यू भी 0। इसका मतलब जब आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0i प्लस 0j और प्लस 0k। ये कौन सा वेक्टर आपके पास आ गया, ये आपके पास ऐसा वेक्टर आ गया 0 वेक्टर, इसको आप नल वेक्टर कहते हैं। तो असल में जो v वेक्टर आपने फाइंड करना था वो आपके पास नल वेक्टर आया,
वो जीरो वेक्टर आया, क्योंकि आपके पास तीनों कंपोनेंट जो है एक्स वाई जे, वो जो आपके पास एक्स वाई जी है वो तीनों जीरो आए हैं, तो आपके पास ये नल वेक्टर है। तो आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने एक अननोन वेक्टर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपके पास, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। कहता है कि शो दैट द वेक्टर्स, आपके पास वेक्टर्स हैं दिस वन फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो कहता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, शो करना है आपने, ठीक है। फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, शो ये दीज वेक्टर्स द गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल से पहले हम देख लेते हैं क्या ये वेक्टर्स जो हैं कोई ट्रायंगल बना रहे हैं। तो हमें पता है कि तीन वेक्टर्स ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो बेसिकली बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अगर आपके पास एक वेक्टर u है और आपके पास ये वेक्टर v है, तो अगर मैं इन दोनों को बेसिकली सम करूं, इस तरह हेड टू टेल दूं, तो बेसिकली ये जो आपके पास चीज होती है ये आपको दोनों का सम शो कर रही होती है, मतलब ये u प्लस v जो आपके पास थर्ड साइड होती है वो दोनों का सम, अगर मैं उनको हेड टू टेल ऐड करूं। तो मैं इसी लॉ को यूज करते हुए देखना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर और ये c वेक्टर है। तो मैंने क्या किया, b और c को ऐड किया, मतलब इन दोनों को ऐड किया। तो x कंपोनेंट में ऐड i प्लस टू 1 प्लस 2 3 आ गया, 3i माइनस 3 और प्लस माइनस 2j प्लस 5 और माइनस 4, ये आपके पास आ गया प्लस k। तो ये आपके पास क्या आ गया 3i माइनस 2 प्लस k। तो ये किसके बराबर है, ये देखिए ये आपके पास है a के बराबर। इसका मतलब है असल में क्या हो रहा है, ये आपके पास एक b वेक्टर है, ये c वेक्टर है, मतलब इस तरह आपने b वेक्टर ड्रॉ किया और ये आपके पास c वेक्टर है। ये दोनों जो ऐड हो रहे हैं तो असल में जो उनका ये आपके पास है जो हाइपोटेन्यूज है, बेसिकली ये आपके पास ए वेक्टर है, जो दोनों के सम को शो कर रहा है। ये ए वेक्टर बेसिकली बी प्लस सी को सम को शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया बाय एडिंग दीज टू वेक्टर यू विल गेट अ थर्ड वेक्टर, कि ये बेसिकली तीनों जो आपके पास गिवन वेक्टर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ तक आपने ये प्रूव किया है कि ये जो गिवन आपके पास तीन वेक्टर्स थे ये ट्रायंगल एक बना रहे हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, क्या आपके जो ट्रायंगल है वो उसके दरमियान एक 90 का एंगल है, किन्हीं दो वेक्टर्स के दरमियान, ये हमें प्रूव करना है। अब जब 90 का कंसेप्ट आया 90 का, तो बेसिकली हमारे जहन में आता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान 90 का एंगल तब होता है जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब है हम तीनों वेक्टर्स को बारी बारी चेक करेंगे, ए डॉट बी चेक करेंगे, उसका अगर आंसर जीरो आ जाए इसका मतलब इन दोनों के दरमियान 90 है। अगर नहीं आता तो आप बी डॉट सी चेक करेंगे कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये भी जीरो नहीं आता फिर आप ए डॉट सी चेक करेंगे, तो चेक करने का आंसर जीरो आ रहा है। अगर जीरो आता है इसका मतलब है ए और सी आपस में परपेंडिकुलर है। अब आप देखना चाह रहे हैं कि कौन से दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है जो 90 के एंगल बना रहे हैं, क्योंकि आपने राइट एंगल ट्रायंगल शो करनी है। पहले आप ए डॉट बी चेक करें, तो ए डॉट बी का मतलब है कि आपके पास एक्स कंपोनेंट से वाई के साथ और जी के साथ। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर 14 आया, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको आंसर दे रहा है, कोई जीरो नहीं आंसर है। इसका मतलब है ए डॉट बी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। सिमिलरली फिर आपने बी डॉट सी चेक किया, वही सेम मेथड, आपके पास -21 आंसर आया, तो अगेन आपके पास एक वैल्यू आ गई है, जीरो आंसर नहीं आया, तो अगेन बी और सी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब लास्ट आपके पास जो कॉम्बिनेशन रह गया वो कौन सा कॉम्बिनेशन आपके पास, वो रह गया ए और सी को आपने चेक करना है। तो आपने ए सी और ए को चेक किया आपने, तो सी ए को चेक किया आपने, तो इन दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, सी जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब है जो सी डॉट ए है उसका आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब है जो सी और वेक्टर ए है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में 90 के एंगल बना रहे हैं। यहाँ से प्रूव हो गया कि सी परपेंडिकुलर टू ए, सो ए बी सी आपने ऊपर प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल है, और यहाँ आपके पास प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर्स भी हैं दो वेक्टर, सो ए बी सी रिप्रेजेंट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों आपके पास गिवन वेक्टर जो थे। तो यहाँ पे आपने यूज किया है बाय डॉट प्रोडक्ट को भी यूज किया और आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन भी यूज किया। सेकंड पार्ट भी सिमिलरली ऐसे आपके पास तीन वेक्टर्स आपने जो है वो शो करने हैं कि वो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं, ये आपने खुद ट्राई करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। तो आपका जो होमवर्क है प्रैक्टिस वर्क वो ये है, क्वेश्चन नंबर जो 7.3 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की, तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 अभी मैंने जो आपसे डिस्कस किया वो आपने खुद करना है, और दो एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 347 पे और 348 पे, एग्जांपल नंबर 6 और 7, इसे आपने देखना है। ये भी आपके इसी तरह जो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन है इनमें अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो वो भी डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। और अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एक वीडियो में आपसे शेयर करने लगा हूँ, उसमें आप देखिए कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट्स की। This video is sponsored by Brilliant. If you click this video, you probably already know that the dot product of two vectors can be found by multiplying the magnitudes of those vectors together
and then multiplying by cosine of the angle between them. If you have the vectors written in component form, then you multiply the x components and the y components, and then add the results. At least for 2 dimensions, and you get that same value. One way to think about this numerical value you get after doing the dot product is it's a measure of how similar the two vectors are. Well, this is more accurate to say when each vector has a length of 1. If we say these are both unit vectors right now, then the dot product would be 1, since the angle between them is 0. When the angle is 90, then the dot product is 0. And when the vectors point in opposite directions, the dot product is -1. So for unit vectors, the dot product can be thought of as a measure of how similar the vectors are on a scale of -1 to 1. So now, where in the real world would we care about any of this? Well, one simple example would be what you're seeing here, with solar panels. If you draw a unit normal vector that is coming directly off a solar panel, and another pointing directly at the sun, how similar those vectors are, or their dot product, would be a factor in how much solar energy is absorbed, since the more the solar panels are directly pointing at the sun, the more energy you get. Or another simple application, which is probably the first for a lot of us, is with work done by some force. If you pull a block or wagon or something at an angle along a frictionless surface, so long as you don't pull too hard, that object will slide along the floor in the direction of d. And the closer that force vector is to the direction of motion, the larger a change in kinetic energy you get over some distance. And this can be seen in the equation for change in kinetic energy being force dot distance. And since these aren't necessarily unit vectors now, it's not only about the angle between them, but also their magnitudes. If the force applied to the box or the distance you pulled it were to increase, then so would the change in kinetic energy. But now let's see some lesser known applications of the dot product, starting with video games. Vectors and linear algebra are huge in video game design, as vectors that are stored in the game can contain information on the velocities and relative positions of certain characters, for example. One use of this is determining whether one character is in another's field of view. Like, how should the game determine whether a guard sees you or not as you navigate an area? Well, what the game could do is first assign a field of view to the guard that would span some angle. Then to determine whether your character is within that field, the game could calculate the unit normal vector for that guard, which points in the direction they're facing, and then it could create another unit vector going from the guard to your character. After performing the dot product, the resulting angle can be used to find the answer of whether you should be caught or chased or whatever in that moment. And in more general terms, the sign of the dot product tells us whether one player is in front of or behind another character or object. So with just a little vector analysis, the computer is able to mathematically understand what's going on within a game. But within entertainment, it's not just video games, as the dot product is also used when it comes to जी बेटा, ये कुछ एप्लीकेशंस थी, आपने देखा है डॉट प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ यूज होता है, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव थी। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि आपकी जो आज के लेक्चर के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे कि हाउ कैन यू एक्सप्रेस डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स में कैसे आप देखेंगे अगर आप कंपोनेंट वाइज इनको डॉट प्रोडक्ट देखना चाहें, एंड आल्सो हाउ यू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, कैसे आप एंगल फाइंड करते हैं, एंड हाउ यू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स हैं तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करना हो, ये भी आज के लेक्चर के बाद इजीली आप इसको आंसर दे पाएंगे इन चीज़ों का। तो ये बेटा आज का लेक्चर था, इसमें हमने आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखी वो ये देखा कि हम किस तरह एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, और अगर हम कंपोनेंट वाइज वेक्टर्स की प्रोडक्ट देखें तो वो कैसे हम करते हैं। और इसके साथ ही हमने ये देखा कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स दिए हैं और हमें ये प्रूव करना हो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के वेक्टर्स हैं, तो हम उसको किस तरह प्रूव करेंगे बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट के दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आई होप कि आपको जो चीज़ें हमने इस टाइम की वो समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी होगी तो आप मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।